चलिए, तो पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया था, जैसे एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये सारी बातें हमने कर ली थी। लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, ये सारी बातें हमने कर ली थी। एक्सरसाइज 5.1, मुझे इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं जिसमें थोड़ी सी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो टाइप्स ऑफ एंगल जानने की। तो आपने शायद पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो आप जानते हैं कि, ध्यान से देख लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट मान लीजिए एंगल ए है, इसका मेजरमेंट एंगल ए है, तो एंगल ए होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, ये लिखने का तरीका है, 0 डिग्री से बड़ा, और 90 डिग्री से छोटा, ये लिखने का तरीका होता है। इसको कहते हैं ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। चलिए दूसरा, एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, उसको कहते हैं राइट एंगल। चलिए, ये बात आप जानते हैं, राइट एंगल। चलिए आगे देखते हैं। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको आप क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए वरना वो राइट एंगल हो जाएगा, और 180 से छोटा हो, 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो दूसरे कैटेगरी में आ जाएगा। देख लीजिए इसको भी। अगर कोई एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री हो जाता है, हमने आपको बताया था, अगर कोई एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री हो जाता है तो उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है। अगर कोई एंगल 180 से बड़ा हो, मैंने आपको बताया था कि ये बनाना ऐसे ज़रूरी है और इसका रोटेशन किधर से किधर हुआ है उसी से डिसाइड होता है कि ये कौन सा एंगल है। ठीक है, ये एंगल देखिए 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 से कम है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और छठवां रिफ्लेक्स एंगल। ये हम याद करा रहे हैं, ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी, ये शायद आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। चलिए फिलहाल एक ऐसा एंगल
एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कंप्लीट 360 डिग्री हो जाए उसको कहेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। तो ये थोड़ा सा था आपके लिए जानकारी, ये आप पढ़े हैं लेकिन इसको रिकॉल कर लीजिए। चलिए अब जो हमें पढ़ना है टॉपिक अगला, अब जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है पेज नंबर 103 एनसीईआरटी, हमें पढ़ना है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस तो क्या होती है भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस? बहुत सीधी सी बात है, कोई दो लाइन सेगमेंट या लाइन या कोई दो रे कुछ भी एक दूसरे को कट करते हुए गुजर जाए तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाता है। बस इतना ही है और कुछ इसमें नहीं, ठीक है। चलिए फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। आपको पढ़ना है ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल क्या होता है ये आपको जानना है। आप जानते हैं कि पैरेलल लाइन क्या होता है। ये है एक लाइन AB, एक लाइन AB है और ये दूसरी लाइन है CD। एक लाइन है AB, एक लाइन है CD, ठीक है। लाइन AB, लाइन CD, दो लाइंस पैरेलल लाइंस तब कही जाती हैं जब वो कभी एक दूसरे को कट ना करे। अगर कट कर दिया तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं भी कट नहीं किया तो वो पैरेलल लाइन हो जाएगा। पैरेलल लाइन की एक और खास बात होती है कि इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, क्योंकि जरा भी टेढ़ा ओढ़ा हुआ तो आगे बढ़ाने पे ये कट कर जाएगा, जरा भी ऐसे हुआ तो आगे बढ़ाने पे कट कर जाएगा, और जरा भी ऐसे हुआ तो पीछे बढ़ाने पे कट कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए, तभी वो पैरेलल लाइन का केस बनेगा। कभी भी एक ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट करते हुए गुजर जाए उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। मान लीजिए ये है लाइन L, इसको हम लाइन L नाम दे रहे हैं। कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक तीसरी लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे कट करते हुए गुजर जाए, उनको कहेंगे ट्रांसवर्सल। इस लाइन को कहेंगे ट्रांसवर्सल। ध्यान रहे कि अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं, इनको एक तीसरी लाइन कट कर रही है। मान लीजिए यह लाइन AB, यह लाइन CD, यह है लाइन M, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, लाइन AB लाइन CD के पैरेलल नहीं है। लाइन AB लाइन CD के पैरेलल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसवर्सल होने के लिए जरूरी क्या है कि जो लाइन M है वो लाइन AB और लाइन CD को दो अलग अलग पॉइंट पर कट करे।
ध्यान से देखिए, पैरेलल लाइन के केस में भी देखिए दो अलग अलग पॉइंट पे ये कट कर रहा है, ये लाइन एल, और लाइन एम इस केस में भी ए बी को यहाँ और सी डी को यहाँ कट कर रहा है, यानी दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लाइन एम ट्रांसवर्सल होगा। तो चाहे पैरेलल लाइन का केस हो, ये अलग अलग हम इसलिए बता रहे हैं कि बहुत कंफ्यूजन इन लोगों को होता है कि ट्रांसवर्सल केवल पैरेलल लाइंस में होता है, ऐसा नहीं है। ट्रांसवर्सल होने के लिए ज़रूरी क्या है कि दो अलग अलग लाइनें हो, वो चाहे पैरेलल हो चाहे ना हो, लेकिन जो तीसरी लाइन हो वो उन दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे कट करता हो और गुजर जाए, ठीक है, तो उसको ट्रांसवर्सल कहेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, एक हम केस बनाते हैं। ये है लाइन ए बी, ये है लाइन सी डी, और ये है लाइन एल। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या लाइन एल ए बी और सी डी का ट्रांसवर्सल है, लाइन एल ए बी और सी डी का ट्रांसवर्सल है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ए बी और सी डी का ये लाइन एल ट्रांसवर्सल इसलिए नहीं है कि लाइन एल लाइन ए बी और सी डी को कट तो कर रहा है, कट कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट नहीं कर रहा है। लाइन ए बी को लाइन ए बी के किसी पॉइंट पे कट करना चाहिए था, और लाइन सी डी को लाइन सी डी के किसी अलग पॉइंट पे कट करना चाहिए था। दिक्कत यह है कि ये दोनों पॉइंट यहाँ कॉन्साइड कर गए, तो ये एक ही पॉइंट से गुजर रहा है, इसीलिए ये ट्रांसवर्सल इस केस में नहीं होगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा गणित नहीं है और सिंपल सा बात है, समझने वाला बात है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या है। हाँ, अगला आपका टॉपिक है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के द्वारा कौन कौन से एंगल बनेंगे, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए ये दो लाइनें हैं, ए बी, सी डी, चलिए ये दो लाइंस हैं, और ध्यान से देखिए ये दोनों पैरेलल नहीं है। क्यों? यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं बीच की दूरी थोड़ी कम हो रही है। पैरेलल लाइंस ये नहीं है, और इन दोनों को ये एक तीसरी लाइन कट कर रही है दो अलग अलग पॉइंट पे। मान लीजिए इसको O और इसको M मान लेते हैं, O और M, पॉइंट का नाम O और M मान लेते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा किनारे बना लें, कुछ लिखना भी है ना। कुछ लिखना भी है, इसलिए इसको छोटा सा किनारे बना लेते हैं। ये फर्स्ट क्लास फिगर बना है। लाइंस को दो पॉइंट से रिप्रेजेंट करने के बजाय हमने उसको एक सिंगल नाम दे दिया M, दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जरा देखिए कि एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है। एक तो भैया ये एंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, चार एंगल तो यही बन गए, ठीक है।
एक काम कीजिए, चारों का कुछ नाम दे दीजिए। इसको एंगल 1 दे दीजिए, इसको एंगल 2 दे दीजिए, इसको एंगल 3 दे दीजिए और इसको एंगल 4 दे दीजिए। 4 एंगल देखिए यहां भी बन रहे हैं, 1 2 3 4। एंगल 5 हो गया, ये एंगल 6 हो गया, एंगल 7 हो गया और ये एंगल 8 हो गया। ठीक है, 4 और 4 8 एंगल बने टोटल। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म होते हैं। कौन कौन से टर्म होते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब ही होता है अंदर का एंगल। तो भैया इस फिगर के अंदर कौन कौन से एंगल हैं? तो 4 एंगल ऐसे हैं जो इस फिगर के अंदर है। एंगल 3 ध्यान से देखिए, ये फिगर के अंदर है, कॉमा एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये 4 एंगल ऐसे हैं जो इंटीरियर है। अगला एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर के एंगल। तो खुले आसमान में कौन कौन से एंगल हैं? ये है, ये है, ये है, ये है, यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। चलिए तीसरा, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं जरा देखिए। एंगल 1 पेयर बनेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब 2 एंगल का कंपैरिजन होगा। एंगल 1 और एंगल 5 मतलब एक का एक्सटीरियर और एक का इंटीरियर, ये एक पेयर बनाएगा। अगला पेयर बनेगा 3 का और 7 का, ये अंदर है तो यहां बाहर वाला लीजिए। ठीक है, एक पेयर बनेगा एंगल 4 और एंगल 8 का, यहां अंदर लिया तो यहां बाहर वाला लीजिए। और एक पेयर क्या बनेगा भाई? 2 का और 6 का। 4 पेयर हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल के, 4 पेयर। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं। चौथा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट भी हो और इंटीरियर भी हो। तो इंटीरियर तो यहां 4 एंगल हैं और अल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट। तो ऐसा है कि जो पेयर बनेगा वो बनेगा 3 का 6 का, क्योंकि इसके अपोजिट ये है और फिगर के अंदर भी है, तो अल्टरनेट इंटीरियर। तो एंगल 3 और एंगल 6 का एक पेयर और एंगल 4 एंगल 5 का एक पेयर, 2 पेयर बनेगा। 2 के अलावा ज्यादा पेयर नहीं बनेगा। कारण ये है, ठीक है, कारण ये है कि 4 ही एंगल है कुल मिला जुला के अंदर, और हमारा नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। चलिए और देखते हैं कुछ आगे। पांचवा, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल।
अगर इंटीरियर नाम का शब्द है तो एक्सटीरियर नाम का भी शब्द होगा ही, है ना। तो सेम चीज, 4 एंगल बाहर हैं और अल्टरनेट पेयर क्या बनेगा, 1 और 8 का, 2 और 7 का। एंगल 1 और एंगल 8 का, फिर एंगल 2 और एंगल 7 का, 2 पेयर बनेगा और तो नहीं बनेगा। अच्छा, एक चीज बस इसमें और रह गया है, वो भी देख लीजिए। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने अल्टरनेट ये सब शब्द का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ बोला इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। तो हमेशा सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल का एक पेयर बनेगा। तो एंगल 3 और एंगल 5 इसका एक पेयर बनेगा, और एंगल 4 और एंगल 6 इसका एक पेयर बनेगा। ठीक है, कुल मिला जुला के यही है। ठीक है, ये 1 और 5 करेस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या बातें हैं। दोनों एंगल का वर्टेक्स अलग अलग है, एंगल 1 का वर्टेक्स ये है, एंगल 5 का वर्टेक्स ये है। ठीक है, और क्या खास बात है करेस्पॉन्डिंग एंगल की, कि एक ही साइड में है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, जिस साइड एंगल 1 है उसी साइड एंगल 5 है। ये बात क्लियर है। और सेम केस यहां भी है, जिस साइड एंगल 3 है उसी साइड एंगल 7 है, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों का वर्टेक्स भी अलग अलग है। फिर वही चीज यहां पर भी है, जो जिस साइड में एंगल 2 है उसी साइड में एंगल 6 भी है, जिस साइड में एंगल 4 है उसी साइड में एंगल 8 भी है। तो 4 पेयर कुल आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल के बने थे। ठीक है, जरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में कुछ खास बातें देख ली जाए। तो इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में 3 और 6 का एक पेयर बना था, 4 और 5 का एक पेयर बना था। ध्यान से देखिए, पहले 3 और 6 वाला देखते हैं। दोनों एंगल का वर्टेक्स अलग अलग है। ठीक है, दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में है, इसीलिए उसका नाम अल्टरनेट पड़ा है। एक चीज और, ये दोनों ही अंदर है, फिगर के अंदर है। ठीक है, इसीलिए इंटीरियर शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हैं।